तो आइए अब बताते हैं धन किरणें या प्रोटॉन की खोज। इसको एनोड किरणें भी कह सकते हैं। एनोड किरणें या प्रोटॉन की खोज, एनोड रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एक वैज्ञानिक हैं गोल्डस्टीन। इन्होंने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कठोर कांच की विसर्जन नली ली और इस विसर्जन नली में उन्होंने छिद्रयुक्त कैथोड अर्थात परफोरेटेड कैथोड लिया। ऐसे समझ लीजिए ये कैथोड है और ये कैथोड ऐसा लिया उन्होंने जिसमें बीच में छोटे छोटे छिद्र या छिद्र को कहते हैं कैनाल, इस तरीके से। अब ये सामने से तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे समझिए धातु की प्लेट में बीच में छेद कर दिए, सुराख कर दिए, तो ये जो छेद हैं ये कहलाएंगे कैनाल। तो इसको कहते हैं परफोरेटेड कैथोड अर्थात छिद्रयुक्त कैथोड। ये क्या है फिर? एनोड। बहुत कम दाब, लगभग 0.001 mm पारे के दाब पर उन्होंने देखा कि ये जो सूक्ष्म छिद्र हैं अर्थात कैनाल है, इनसे एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकल रही हैं और ये किरणें इस तो वो इधर ये जो विसर्जन नली है इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब या विसर्जन नली। विसर्जन नली इसकी दीवार पर ग्लो उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है। ये जो कैनाल से अदृश्य किरणें आ रही हैं ये उत्पन्न होती हैं इस एनोड से। एनोड से उत्पन्न होने के कारण इन किरणों का नाम एनोड किरणें रखा गया। सबसे पहले इनका नाम गोल्डस्टीन और उसके सहयोगियों ने गोल्डस्टीन रेज रखा। तो इनके कई नाम थे, गोल्डस्टीन रेज भी इसी को कहते हैं। एनोड से उत्पन्न होने के कारण एनोड रेज भी इन्हीं को कहते हैं, एनोड किरणें। और इन सूक्ष्म छिद्र अर्थात कैनाल से निकलने के कारण इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। तो कई नाम हैं इनके, मुख्य नाम क्या है? एनोड रेज। गोल्डस्टीन और उनके सहयोगियों ने इन किरणों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पता लगाया जो इनके मुख्य गुण हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, इसमें और कैथोड रेज के गुणों में बहुत मामूली सा अंतर है, लगभग सेम है।
केवल एक तीसरे पॉइंट में अंतर है थोड़ा सा। जैसे पहला पॉइंट है, ये किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। अब सीधी रेखा का कैसे पता चलता है कि सीधी रेखा में चलती हैं? जैसा पहले था कि इनके रास्ते में माइका का बना हुआ स्वास्तिक का चिन्ह रखा गया था, जिसकी छाया इस डिस्चार्ज ट्यूब के बैक साइड में पड़ी थी, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा, नंबर 2, ये किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैसे पता चला? कि इनके रास्ते में एक घर्षण रहित पहिया, एक पिन व्हील रख दिया, तो पिन व्हील से टकराने के कारण ये पिन व्हील को घुमा देती हैं, अर्थात इनके अंदर संवेग होता है, मोमेंटम होता है, और संवेग जिनमें होता है उनमें द्रव्यमान भी होता है। तो छोटे छोटे कणों से या द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। नंबर 3 क्या है? कि ये किरणें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। मान लो इधर हम करते हैं धन आवेशित प्लेट इस तरीके से, और एक साइड में ट्यूब के करते हैं ऋण आवेशित प्लेट, तो ये किरणें ऋण आवेशित प्लेट की तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं, इसका मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं और ऋण आवेशित प्लेट की तरफ को विक्षेपित होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इनके ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस का, धन आवेश है इनके ऊपर, क्योंकि ये ऋण आवेश की तरफ विक्षेपित होती है या ऋण आवेशित प्लेट की तरफ विक्षेपित होती है। नेक्स्ट नंबर है नंबर 4। अगर इन किरणों के रास्ते में धातु की पतली पन्नी या फॉइल रखते हैं तो ये उससे टकराने के बाद उन पन्नियों को या फॉइल को गर्म कर देती हैं। गर्म करने का यह गुण कहलाता है ताप दीप्ति, अर्थात ये ताप दीप्ति उत्पन्न करती है, ताप दीप्ति उत्पन्न करती है या इनकैंडिसेंस उत्पन्न करती है। नंबर 5 है कि गैसों में प्रवाहित करने पर ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं, अर्थात आयनों में तोड़ देती हैं। तो नेक्स्ट नंबर हुआ गैसों को आयनित करना, कि ये गैसों को आयनित कर देती हैं। और लास्ट पॉइंट है कि ये किरणें प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। नंबर 6 है प्रतिदीप्ति व स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति व स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्ति कल बताया था मैंने, जैसे हम किसी वस्तु पर कोई किरणें डालें और वो वस्तु चमकने लगे तो ये गुण कहलाता है प्रतिदीप्ति। जैसे ही किरणें डालना बंद करेंगे वो वस्तु चमकना बंद हो जाए तो ये गुण कहलाएगा क्या? प्रतिदीप्ति। लेकिन किरणों को डालने के बाद भी अगर वो वस्तु चमक रही है तो ये स्फुरदीप्ति कहलाता है गुण। तो पहले आप देख रहे हैं कि पहले जैसे ही हैं गुण, केवल किस में अंतर है? एक तीसरे पॉइंट में। तो एक बार फिर सुन लीजिए। इन किरणों का अध्ययन किया गोल्डस्टीन और उनके सहयोगियों ने, तो उन्होंने पाया कि इनके जो मुख्य गुण हैं वो इस प्रकार हैं। ये किरणें, जैसे पहला पॉइंट है, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। नेक्स्ट नंबर है ये छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। अगला तीसरा पॉइंट है कि ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। ये वैद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की तरफ को विक्षेपित होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इनके ऊपर धन आवेश है। इन किरणों के ऊपर वास्तव में 1 इकाई धन आवेश होता है। और अगला पॉइंट है चौथा कि ये ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं। ताप दीप्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि धातुओं की पतली पन्नियों को इन किरणों के रास्ते में रखने पर ये किरणें उन धातु की जो फॉइल हैं उनको गर्म कर देती हैं। तो गर्म करने का यह गुण या घटना कहलाती है ताप दीप्ति या इनकैंडिसेंस।
अगला पॉइंट है गैसों को आयनित करती हैं। अगर हम किसी गैस के जार में इन किरणों को प्रवाहित करते हैं तो ये क्या करती हैं, गैसों को आयनित कर देती हैं, अर्थात आयनों में तोड़ देती हैं। और लास्ट पॉइंट है प्रतिदीप्ति व स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्ति या फ्लोरिसेंस और स्फुरदीप्ति होती है फास्फोरिसेंस। प्रतिदीप्ति बताया है मैंने कि इन किरणों को किसी वस्तु पर डालने पर वो वस्तु चमकने लगती है, और जैसे ही किरणें डालना बंद कर देते हैं तो वो वस्तु चमकना बंद कर देती है। लेकिन स्फुरदीप्ति का क्या तात्पर्य है कि यदि किरणें डालना बंद भी कर दें तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि किरणें डालने के बाद भी वो चमकते रहते हैं। तो इन किरणों को डालने पर वो वस्तु चमकती हैं और इन किरणों को डालना बंद करने के बाद भी वो वस्तु चमकती रहती है। तो ये गुण कहलाता है स्फुरदीप्ति। तो प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति दोनों का ही। अब आप आगे देखिए प्रोटॉन से इनका क्या तात्पर्य है। प्रोटॉन की खोज किस तरीके से हुई थी? जब वैज्ञानिकों ने इनका निरीक्षण किया तो इनके ऊपर पाया कि इनके ऊपर एक इकाई धन आवेश अर्थात 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब आवेश होता है। कितना आवेश होता है? एक इकाई आवेश कहते हैं इसको। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। किसका? धन का। जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना था? ऋण का। इतना ही था, लेकिन वो ऋणात्मक था। और इनका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इसका मतलब ये हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा होती हैं भारी। क्यों? कि हाइड्रोजन में कितना था? 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम था। तो इसमें कितना है? 1.67। आगे को भी संख्या है 2, 5 इस तरीके से, लेकिन आप इतने से काम चला सकते हैं। 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इनका द्रव्यमान होता है। तो धन किरणों या एनोड किरणों के वे सूक्ष्म कण जिनके ऊपर एक इकाई धन आवेश अर्थात इतने कूलाम्ब आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब आवेश धनात्मक होता है, और जिनका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने, रदरफोर्ड ने रखा था इनका नाम, रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने इन किरणों का नाम, इन कणों का नाम क्या रख दिया था? प्रोटॉन। और बताया कि इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन भी प्रत्येक तत्व का मूल कण होते हैं, अर्थात प्रत्येक पदार्थ प्रोटॉन के बने होते हैं। और बताया कि इसको प्रोटॉन को P या 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रकट करते हैं। तो एक बार फिर प्रोटॉन को सुन लीजिए कि एनोड किरणों के वे सूक्ष्म कण जिनके ऊपर एक इकाई धन आवेश अर्थात 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब आवेश तथा जिनका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है, उन्हीं सूक्ष्म कणों का नाम रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने क्या रख दिया था? प्रोटॉन। और बताया कि प्रोटॉन प्रत्येक तत्व का मूल कण होते हैं, अर्थात प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं, और इनको P या 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी समझ में आया?